हो। मतलब एक एग्जांपल सोचो, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू को लेफ्ट साइड से देखना शुरू कर दिया, इट मींस प्राइस के साइड से, तो वो आपका चॉइस नहीं है, वो आपकी मजबूरी है कि आपको लेफ्ट देखना है कि भाई मेरा बजट ही इतना है कि मैगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू। हेलो एवरीवन, आज आपसे एक मैं सवाल करता हूं। मान लीजिए अगर किसी देश में बड़ी बड़ी इमारतें हों, अच्छी सड़कें हों और उनका अर्थव्यवस्था ग्रोइंग स्टेज पे बहुत ही बूम कर रहा हो, लेकिन उसी देश में वहां के लोग अनपढ़ हों, गरीबी इतनी छाई हुई है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, माल न्यूट्रिशन हो रखा है और हेल्थ उनके खराब है, तो क्या हम उसको विकसित मानेंगे? और यहीं से शुरू होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आज समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, कि किसी का बढ़ना और किसी का विकास होना दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो खड़ा है वो 4 स्तंभों पे खड़ा है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्तंभ क्या कहते हैं, वो पिलर्स क्या बताना चाहते हैं हमें। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्वांटिटी है या क्वालिटी है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट क्वालिटी है कि क्वांटिटी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है और इस कंसेप्ट को किन लोगों ने लेके आया और उनकी क्या मजबूरी होगी या क्या बताना चाहते होंगे कि देश आगे कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है जो कि अच्छे घर से है, अच्छे घर इन सेंस उसके पास इकोनॉमिकली वेल्थ है, उसके फादर अच्छा कमाते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दिए, वो अच्छा हेल्थ कंडीशन लिया, वो बढ़िया खाना खाता है और उसका अभी हाइट 5 फीट का हो गया और वो करीबन 40 किलो का है। ठीक है, सेम उसी एज का बच्चा है, वो गरीब है, उसे एक वक्त का खाना मिलता है, शायद उतना अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता है, वो पढ़ाई से वंचित रह गया और उसको कई बीमारियां हो गई हैं। तो क्या उसकी ग्रोथ भी 50 किलो वेट है और 5 किलो फिट उसकी हाइट, तो क्या इसे हम ग्रोथ कहेंगे या डेवलपमेंट? ग्रोथ तो दोनों का हुआ लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ एक का। और यही सवाल होता है कि दोनों एक बराबर नहीं है, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट के बराबर नहीं है, दोनों चीज अलग अलग हैं। इसको थोड़ा डिफरेंस से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें कि ग्रोथ एक तरफ है हमारा और एक तरफ है हमारा डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी, हमें नंबर्स बताता है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी। और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी। ग्रोथ क्वांटिटी है, नंबर्स को दर्शाता है, और डेवलपमेंट उसकी क्वालिटी को। ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है, ग्रोथ निगेटिव हो सकता है और ग्रोथ न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा ही अपने आप में पॉजिटिव ही होगा। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या जब वो आजाद हुआ था तो उसकी जनसंख्या करीब 30 करोड़ थी और आज उस देश की जनसंख्या करीबन 150 करोड़ होने वाली है। तो वो क्या हुआ? उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है टाइम के साथ। लेकिन अगर उसी जनसंख्या में हमारी लिटरेसी भी बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े और पॉपुलेशन के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी बढ़ रहा होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। मतलब लिटरेसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ ग्रोथ हो रही है, बर्थ रेट सिर्फ बढ़ रहा है, डेथ रेट सिर्फ चेंज हो रहा है, उसे कह रहे हैं ग्रोथ। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेवलपमेंट। अब इंडिया एक मिक्स बैग है। मिक्स बैग कैसे है वो समझते हैं। मिक्स बैग क्या होता है? मिक्स बैग होता है कि उसमें 2 तरीके के लोग हैं। पहले वो लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, कुछ लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, या इसे अर्बन एरिया कह सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स आपने देखा होगा मुंबई जैसे शहरों में, वहां एक बहुत बड़ा स्लम है जिसका नाम है धारावी, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम। धारावी एक तरफ और उसी मुंबई में बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स, हमारे जितने भी रिचेस्ट पर्सन्स रहते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, आपने उन्हें सुना होगा, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, एरिया भी है। और इसे हम कह रहे हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का अंतर। अब क्या हो रहा है? मिक्स बैग क्या है? एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के, और एक तरफ उसी में हमारे पास है स्लम्स। एक तरफ है हमारे पास स्लम्स और एक तरफ है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज।
स्लम में क्या प्रॉब्लम है? स्लम अर्बन एरिया में भी है, स्लम अर्बन एरिया के आसपास भी बना है, और इसमें हम रूरल एरियाज को भी गिनते हैं। क्यों क्यों गिनते हैं इसको, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो उनके पास सारी चीजें मौजूद है जो उनको चाहिए, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि रिच पर्सन्स आर वेरी लेस ना। अगर आप एक ट्रायंगल से समझें तो जितना बेस नैरो है, इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब यहां पे क्या है, पुअर, पॉपुलेशन ज्यादा और गरीबी भी। टॉप पे कौन है, रिचेस्ट, बहुत लोग हैं जो अमीर हैं लेकिन बहुत कम है, नैरो होते जा रहा है। अब बीच में सारी मिडिल क्लास। तो ये क्या दिक्कत हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसी जगह पे जो बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं जिनमें स्वयं स्लम्स ड्वेलर्स हैं, उनके पास सुविधाएं कम हैं। यही प्रॉब्लम है कि मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा होगी और इनके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा कम। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ चॉइसेस। आप कितने अच्छे चॉइसेस लेके आ सकते हो। मतलब एक एग्जांपल सोचो, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू को लेफ्ट साइड से देखना शुरू कर दिया, इट मींस प्राइस के साइड से, तो वो आपका चॉइस नहीं है, वो आपकी मजबूरी है कि आपको लेफ्ट देखना है कि भाई मेरा बजट ही इतना है कि मैं 100 रुपए की चीज खा सकता हूं। चॉइस ऑफ क्या होगा कि जब आप राइट साइड देखें, भाई ये आज मैं पनीर खाऊंगा, नहीं आज मैं बिरयानी खाऊंगा, ये आपकी चॉइस है। तो बस इनके पास चॉइसेस माइनस है, लिमिटेड है, कम है, वहीं रहना पड़ेगा उनको, मजबूरी है उनके पास। ये इनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, ठीक, इनमें आप हो। मतलब एक एग्जांपल सोचो, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू को लेफ्ट साइड से देखना शुरू कर दिया, इट मींस प्राइस के साइड से, तो वो आपका चॉइस नहीं है, वो आपकी मजबूरी है कि आपको लेफ्ट देखना है कि भाई मेरा बजट ही इतना है कि मैं 100 रुपए की चीज खा सकता हूं। चॉइस ऑफ क्या होगा कि जब आप राइट साइड देखें, भाई ये आज मैं पनीर खाऊंगा, नहीं आज मैं बिरयानी खाऊंगा, ये आपकी चॉइस है। तो बस इनके पास चॉइसेस माइनस है, लिमिटेड है, कम है, वहीं रहना पड़ेगा उनको, मजबूरी है उनके पास। ये इनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, ठीक है। अब हमने सिंबल्स बना लिए डेवलपमेंट के। सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कुछ सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट है। सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट मींस हम कैसे मान रहे हैं कि ये डेवलप्ड जगह है, कैसे हम मान ले कि एक डेवलपमेंट जगह है, कि यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट हो चुका है। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि यहां पे जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो क्या है, वेरी 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 एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप एक बार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए और एक बार किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा कि वहां की फैसिलिटीज कैसे है और कौन लोग वहां पे इलाज करा रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा यहां पे हो चुका है, इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े सीईओ का घर है, डायरेक्टर्स का घर है, ये लॉन पार्क एरियाज है, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, पेन पेपर पे काम नहीं कर रहे, इनको कंप्यूटर डिजिटल सब आता है, तभी तो इनके पास ऑप्शंस खुल रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क एक नंबर का है। कोई भी बड़ी लोग जगह देखो जहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप वहां पे देखना, वहां पे ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। उनके घर में वाईफाई लगा होगा बढ़िया, उनके घर में सारे फैसिलिटीज होंगे, हेलीपैड तक घर में बना लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। वो जगह ही ऐसी जगह डेवलप्ड होगी जहां पे ट्रांसपोर्ट के नोड्स अच्छे होंगे। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन
नेटवर्क, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी ट्रेन में आप जाइए, बेसिकली जो यूपी बिहार जाती है वो ज्यादातर, आप एक बार इसको मिक्स बैग को समझने के लिए एक बार जनरल बोगी में देखना, ठीक है, और एक बार फर्स्ट एसी या सेकंड एसी को देखना, या कोई भी एसी क्लास को देख लेना। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्यों ये डिप्राइव्ड हैं। आपको पता चल जाएगा कि किसमें लोग ज्यादा हैं और इनको क्या फैसिलिटीज मिली होगी जो ये डिप्राइव्ड हो गए। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। कोई भी स्टेशन चले जाए, जो भी ट्रेन यूपी बिहार जा रही हो, यूपी बिहार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादातर माइग्रेंट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन एंड सेफ्टी। एजुकेशन एंड सेफ्टी, सेफ्टी इन सेंस सिक्योरिटी फ्रॉम द क्राइम एज वेल एज एजुकेशन इज वेरी हाई क्वालिटी। बड़ा घर का बच्चा बाहर विदेश में पढ़ेगा, बड़ा घर का बच्चा अच्छे जगहों पे पढ़ेगा। ये कहाँ पढ़ रहे हैं बेचारे, जो डेवलप नहीं है, ग्रोथ में ही लगे हुए हैं, द पुअरर्स, वो फंसे हुए हैं, या तो वो काम करने में है या तो वो स्कूल नहीं जा पा रहे। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्कूल ड्रॉप आउट्स। क्या हो रहा है स्कूल ड्रॉप आउट्स में? मान लीजिए एक बच्चा है, किसान का बच्चा है, छोटा किसान है, वो अपने बच्चे को भेज रहा है स्कूल, ठीक है। वो बच्चा 8 साल का था, स्कूल गया, सरकारी स्कूल गया, सरकार ने बहुत फैसिलिटीज दी हैं, स्कूल जा रहा है वो। लेकिन 4-5 दिन बाद आया, सीजन आ गया खरीफ का, और वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। कहाँ गया वो बच्चा? वो बच्चा फील्ड पे चला गया है। क्यों? क्योंकि उनको लेबर चाहिए काम करने के लिए, इनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसीलिए डेवलपमेंट को हमें क्वालिटी के नजरों से देखना है, ना कि क्वांटिटी से। और हमें क्या करना है? डेवलपमेंट की ओर भागना है, ग्रोथ से ज्यादा। अब आते हैं कि प्रोसेस ये इंटर रिलेटेड कैसे है, इंटर रिलेटेड कैसे है। तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, द रियल वेल्थ is the humans. The real wealth is the humans या its population। ठीक है, वो क्या है? वो रियल वेल्थ है। अब सोशल क्या होता है? सोशल मीन्स हमारे जगह पे 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक होंगे इंपैक्टफुल और एक होंगे मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? जो मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट से दूर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ST/SC, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन आर स्टिल वेरी नॉट कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि वुमेन्स को भी मौका दिया जाए, पढ़ने के लिए मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब दी जाए। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेन स्ट्रीम में नहीं है, शुरू से मार्जिनलाइज्ड हो रखी है। आपने एक एग्जाम्पल अभी रील में देखा होगा कि किसी ने, मंगेतर ने उसको पहाड़ से ढकेल दिया, उसको वहां पे मार दिया, उसको ड्रम में डाल दिया, और न्यूज बड़ी वायरल हो रही है, उनके फोटोज लगाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। बट आप ये सोचो, ये वंस इन अ वाइल्ड केस हो रहे हैं, लेकिन वुमेन पे वायलेंस ये सदियों से चलता आ रहा है। और किसी एनसीआरबी डाटा के हिसाब से अराउंड 1300 के आसपास वुमेन फॉर क्राइम, डोमेस्टिकेशन, जो डोमेस्टिक क्राइम हो रहा है उन पे, वो बढ़ते ही जा रहा है। और ये हर महीने की रिपोर्ट है उनके पास। बट ये वंस इन अ वाइल्ड केस आ रहा है और वो इतना वायरल हो रखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वुमेन्स आर ऑलवेज बी मार्जिनलाइज्ड। कोई भी औरत, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू में घूंघट में हो या मुसलमानों में पर्दे में, वुमेन हमेशा ही दबाई गई है। ठीक है, तो सोशल में क्या होगा? सोशल कैपिटल को हम देखना चाहते हैं। हम यहां देखना चाहते हैं सोशल कैपिटल मींस अगर कोई गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है,
वुमेन है वो अपने आप सोशल कैपिटल नहीं बन पा रहा और वो कमजोर हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, अगर कोई कमजोर है तो उससे क्या हो रहा है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो वहां पे क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा है। अब इसको समझे पॉल्यूशन कैसे ज्यादा है। एक एग्जांपल समझिए, अभी हीट वेव का पूरा दौर चला हुआ है। दिल्ली में एक जगह है, दो, एक जगह है शादरा, एक जगह है अकबर रोड, जहां बड़े बड़े मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है, वो रहते हैं, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है मैं समझाता हूं। शादरा में अराउंड जो हीट वेव्स है और जो लैंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, जो गर्मी आ रही है, उस गर्मी को अराउंड 52 डिग्री टू 53 डिग्री पाया गया। सेम दिन, सेम टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट में टेरेस्ट्रियल अकबर रोड में 30 डिग्री है टू 32 डिग्री है। सेम टाइम, से डे और सेम समय में। क्या है इसका अंतर? इसका अंतर है इन्वायरमेंट। इनके जो ड्वेलिंग्स है, इनके जो घर बने हुए हैं, वो घर क्या है, क्लोज कंपैक्ट है, वेंटिलेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, नाले के किनारे बने हुए हैं, स्लम एरियाज है। और ये क्या कर रहे हैं, हीट ट्रैप कर रहे हैं। इनके जो घर बने हुए हैं वो क्या है, ग्रीन लश पार्क्स, बड़ी बड़ी ट्रीज, रोड, ओपन वेंटिलेशंस। और इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो क्या हुआ, मार्जिनाइज लोगों को इन्वायरमेंट क्या मिलने लगा, खराब मिलने लगा। और दोनों चीज खराब होने की वजह से क्या हुई, उनका पर्सनल ग्रोथ कम हो गया। पर्सनल ग्रोथ में क्या कम हुआ कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिली एंड हेल्थ डिटोरिएशन होने लगा, उनका हेल्थ नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये क्या, इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ कैपेबिलिटीज। अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर आप पुअर हैं, तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, और आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो आप अच्छा सोशल पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यही है इंटर रिलेटेड इंडिया में। ठीक है, तो रियल वेल्थ क्या है इंडिया की, वुमेन्स है। आपको पता है कि हम लोग ऐसी जनसंख्या है जहां पे यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और तब भी हमें क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको भाई दो साहबों ने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए। इन्होंने बोला कि भाई पैसा हर चीज नहीं हो सकता, पैसा के साथ साथ हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इस दो लोगों का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमृत सेन। एक हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और एक हैं इंडिया के इकोनॉमिस्ट। उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को पाने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने दो पॉलिसी बनाई। अब समझते हैं कि पॉलिसी में क्या था। देखिए, ये हैं मिस्टर महमूद उल हक, मिस्टर महमूद उल हक। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने बताया द पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। इन्होंने बताया पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन के रियल वेल्थ हैं पीपल। कौन है ये इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर कहां के, पाकिस्तान के। ठीक है, ये साहब कौन है, ये साहब है डॉक्टर अमरिंदर सेन। ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं। और इनके साथ जो दिख रहे हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स लाया था 1990s में। ठीक है, इनकी फोटो इसलिए लगा दिया हूं क्योंकि आप इनको जानते होंगे, इसलिए इनसे आप कंपेयर कर लें कि ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, भूलने की बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, डॉक्टर अमरिंदर सेन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। उसमें उन्होंने कहा क्या, उन्होंने उसमें कहा कि रियल फ्रीडम क्या है, जो पीपल इंजॉय करे। रियल फ्रीडम क्या है, रियल फ्रीडम है चॉइस ऑफ पीपल्स। पीपल की चॉइस होनी चाहिए।
जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको मान लीजिए मेन्यू में राइट की जगह लेफ्ट देखना पड़ा, मींस आपकी चॉइस कम हो रही है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बड़े स्कूल में और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी चॉइस कम हो रही है। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी चॉइसेस कम हो रही है। ठीक है, आप उसको हेल्थ को यहां पे देखना चाहते हैं, हेल्थ फैसिलिटी मुझे ये चाहिए बट आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपकी क्या हो रही है, चॉइसेस कम हो रही है। और यही चॉइसेस को इन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट ही क्या है, फ्रीडम है, रियल फ्रीडम है किसी भी कंट्री का। और इस किताब को लिखा था डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसने लिखा था। और यहां पे एक और बात बता दूं, इंडिया के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है दादा भाई नौरोजी, इंडिया के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो फिर वर्ल्ड के भी जान लेते हैं। उनका नाम है एडम स्मिथ, उनका नाम है एडम स्मिथ। तो ये वर्ल्ड लेवल है, ये इंडिया लेवल है, और इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। अब आते हैं 4 पिलर्स पे। पिलर्स क्या होते हैं, जिन पे मकान खड़े हैं। ठीक है, और वो 4 पिलर्स क्या हैं उसको समझते हैं। पहला पिलर क्या है, पहला पिलर है समता, इक्विटी, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। पहला पिलर है इक्विटी, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए किसी चीज को करने के लिए। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई रिसोर्स मिला आपको नेचुरल, और आपने यूज करके खत्म कर दिया, आपने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रखा। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि उस चीज को आपको बचा के रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उस अपॉर्चुनिटी को उनके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने क्या किया, ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। एजुकेशन क्या कर रहा है, ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। हेल्थ क्या कर रहा है, ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी ह्यूमंस की, तो अपने आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे वो। ठीक है, तो तीसरा है प्रोडक्टिविटी, और चौथा है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कैसे होगा किसी का, चॉइस। आपने एक वर्ड सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट। हम उसमें क्या करना चाहते हैं वुमेन्स के साथ, हम ये करना चाहते हैं कि उनको चॉइसेस मिल जाए। और चॉइसेस कैसे मिलेंगी, जब उनको एजुकेशन मिलेगा, जब उनको अच्छा हेल्थ मिलेगा, तो उनके पास अपने आप चॉइसेस हो जाएंगी। और वही चॉइसेस जब उनके पास आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, अपने आप में एम्पावर। ठीक है, तो चौथा पिलर है एम्पावरमेंट का। पहला है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। अब आता है इक्विटी। इक्विटी है बराबर एक्सेस का। अब बराबर एक्सेस कैसे हो रहा है, देखिए यहां पे 2 टर्म आते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत क्वालिटी टर्म है। दूसरा है इक्वालिटी। एक टर्म है इक्वालिटी और एक टर्म है इक्विटी। मैं बोल रहा हूं बार बार इक्विटी। इक्विटी क्या है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, जिसका जितना बनता है उतना अपॉर्चुनिटी देना। और इक्वालिटी क्या है, एक जैसा दे देना। अब कंफ्यूज हो गए, मैं समझाता हूं। देखिए मान लो कि एक वॉल है ये, ठीक है, ये 2 वॉल है। अब यहां पे 3 लोग खड़े हैं, यहां पे 3 लोग, 3 खड़े हैं। ठीक है, एक वॉल है, ये दीवार है, 3 लोग यहां खड़े हैं, 3 लोग यहां खड़े हैं, एक साइज के। अब इसको समझते हैं इक्वालिटी इक्विटी में अंतर गया एकदम इजी तरीके से, कोई नहीं समझा पाए। देखो पहला है इक्वालिटी, हम देना चाहते हैं। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ये है कि भाई तीनों को एक लेडर लाके दे दो या एक स्टेपर दे दो, एक बराबर का। हमने एक बराबर का स्टेपर इनको दे दिया। ठीक है, जब एक बराबर का स्टेपर दिया तो भाई ये वाले को तो यहां दिखने लगा स्टेपर की वजह से, ये यहीं रह गए भाई और ये यहां ही रह गया। यह है इक्वालिटी।
समानता दे दी, एक बराबर दिया भाई सबको अपॉर्चुनिटी। मान लो एक रेस है, उसमें डिसेबल्ड भी दौड़ रहा है, मोटा भी दौड़ रहा है मेरी तरह, ठीक है, कोई फिट भी दौड़ रहा है, और रेस लाइन तो स्टार्टिंग से सेम है। ये क्या है? इक्वलिटी। रेस लाइन तो सेम है ना भाई, तुम तीनों दौड़ रहे हो आपस में, तुम जानो फिट आदमी जीत रहा है तो बार बार, ये है इक्वलिटी। इक्विटी में क्या होगा? इक्विटी में होगा कि हम तीनों को ही अपॉर्चुनिटी देंगे, बट तीनों को जितना चाहिए उतना देंगे कि वो एक बराबर पे आ जाए। मतलब अगर इसको यहां तक देखना है तो अगर इसको इतने स्टेपर की जरूरत है तो इतना ही स्टेपर देंगे, इसको यहां तक देखना है, इसको यहां तक का स्टेपर दे देंगे, इसको यहां तक देखना है, इसको यहां तक का स्टेपर। ये है इक्विटी। एग्जाम्पल फिर से समझिए, मतलब कि रेस में भागना है, एक एथलीट है, एक मेरे तरह मोटा आदमी है, एक डिसेबल्ड आदमी है। अब हम तीनों की भागने की कैपेसिटी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि डिसेबिलिटी वाले को, और 100 मीटर की रेस है तो भाई तू 30 से शुरू कर ले, ठीक है, डिसेबिलिटी में तुम्हें दे रहे हैं मौका। मुझे बोलेगा चल तू मोटा है, तू 20 से शुरू कर, और जो एथलीट है भाई तू वहीं से शुरू करेगा। ये है इक्वलिटी, क्यों? आप तीनों को मौका बराबर मिल गया, ठीक है। तो इक्विटी और इक्वलिटी। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ग्रीन एनर्जी की तरफ लाना है। जैसे हम अभी देख रहे होंगे, आप हर तरफ प्रचार देख रहे होंगे, पीएम सूर्य, क्या हो रहा है सूर्य में? हम बार बार सोलर एनर्जी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। डैम्स, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो पावर लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें क्या करना है? अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचानी है ना चीजें। तो कैसे आएगा? हाइड्रो पावर से, सोलर से, विंड मिल से, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को लाके कन्वेक्शनल एनर्जी को यूज कम करें और पॉल्यूशन कम कर सकें। अभी सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, या किसी भी कंट्री में? पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। उसको कैसे सेव कर सकता है? उससे सेव कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी से। 2 पिलर हो गए। तीसरा पिलर है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी में क्या है कि उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा दो। कैपेबिलिटीज कैसे होगा? जैसे एग्जांपल है पीएम रोजगार योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब क्या है? ये कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक कारपेंटर है, उसे बस आरी चलाने आती है, बट उसको हमने ट्रेनिंग दी कि भाई देखो ये ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही होगा। उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी, उसे और एजुकेटेड कर दिया, कि इसको स्किल सिखा दिया। वो क्या है? प्रोडक्टिविटी। तो वो और अच्छा काम करके देगा हमें, ठीक है। फिर आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है? इंक्रीजिंग द फ्रीडम एंड द कैपेबिलिटी। तो जो भी प्रोग्राम आते हैं जिसमें आपने सुना होगा माइक्रोस लोन दिए जा रहे हैं, MSMEs, वो क्या है? एम्पावरमेंट बढ़ाने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है? एम्पावरमेंट। 1 गर्ल चाइल्ड को फ्री एजुकेशन देते हैं, क्या है? एम्पावरमेंट। ये सब क्या तरीका है कि एम्पावरमेंट बढ़ाया जाए, वुमेन्स को भी आगे लाया जाए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आगे लेके आया जाए, ताकि वो मिल के काम कर सके। किसकी तरफ? डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। तो पावर टू मेक चॉइसेस, इंक्रीजिंग द फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज। आपने सुना होगा कि 10,000 रुपए मिलते हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? उनको सपोर्ट किया जा रहा है। किसानों को 10,000 रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपए मिलते हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है। ये सब क्या है? ये एम्पावरमेंट लाने का तरीका है। नेक्स्ट आते हैं SDI क्या है। देखो, दोनों इकोनॉमिस्ट ने, हक साहब ने और सेन साहब ने क्या किया? SDI बनाया साउथ एशियन रिपोर्ट्स के हिसाब से, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई ग्रोथ तो हर जगह हो रही है, हमें क्या चाहिए? डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट। 3 पैरामीटर्स में उन्होंने नापने के लिए कहा। पहला मेजर जो उनको नापना था वो था उनका हेल्थ, कि अगर हेल्दी आदमी रहेगा तो काम अच्छा करेगा। दूसरा उनका था कि नॉलेज लेके आएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे और अच्छा नॉलेज इंक्रीज करेंगे। और तीसरा था रिसोर्सेस मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, ठीक है। ये HDI है। ये कब किसने शुरू किया? UNDP ने इसको शुरू किया। और कब शुरू किया? 1990 में, ठीक है। इसका स्केल होता है 0 to 1। 0 to 1 के बीच में इस पैमाने को देखा जाता है और बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कहां पे खड़ी है। अब ये देखिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है UNDP का, ठीक है। इस रिपोर्ट में
सारे कंट्रीज है, ये जो कलरफुल लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी कंट्रीज के डाटा है कि कौन कितना ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हमें किस कंट्री से मतलब है? हमारे हिंदुस्तान से मतलब है। तो जब शुरू हुआ था तो इंडिया कहां खड़ी थी? इंडिया खड़ी है यहां पे, ठीक है। लेकिन डाटा तो अभी का चाहिए, तो एनसीईआरटी ने लिखा है 2018 का डाटा, मैं आपको देता हूं 2024 का डाटा। दोनों डाटा याद रख लेते हैं, ठीक है। इस समय हम थे 126th पोजीशन पे, कंट्री थी 193, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम किस पे हैं? 130 पे। 4 कदम और पीछे चले गए और हम आ गए 193 पे। मतलब 130 पे चले गए 193 कंट्रीज में। पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। अगर आपके एग्जाम में कभी आए तो पहले इस ऑप्शन को खोजना, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, मदर ऑफ ऑल बुक्स, ये बता रहा है, तो इसको लेंगे। लेकिन अगर आपको डेटा नहीं लिखा है, ये नंबर नहीं है, तो इस नंबर पे भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। अब उस समय कौन टॉप था? ये तो इंडिया का पोजीशन है। टॉपर कौन है? टॉपर है नॉर्वे। अभी प्रेजेंटली कौन टॉपर है? टॉपर है आइसलैंड, ठीक है। अब देखिए, इसके बहुत रीजंस होते हैं। जो कंट्रीज टॉप पे रह रही है ना, उनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, और जो कंट्री नीचे आ रही है उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लीजिए अगर यूएस में आईक्यू लेवल से देखा जाए तो 30-35 करोड़ लोग ही होंगे आईक्यू लेवल के हिसाब से। इंडिया में भी उतने लोग होंगे, बट यूएस की पॉपुलेशन ही बहुत कम है। तो 50 करोड़ में 30-35 करोड़ लोग ऐसे जिनकी आईक्यू 200 के 100 से ज्यादा है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। लेकिन 150 करोड़ में इतने हैं तो फिर तो दिक्कत है। तो यही बात है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो हमेशा नीचे ही गिरा जाता है, ठीक है। और इसी कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा और करते हैं कि 2018 में इंडिया की तरफ से, अभी 2024 में इंडिया की तरफ से इंडियन स्टेट्स में कौन आगे है? वो है गोवा। देखो यहां भी पॉपुलेशन का रोल है। गोवा का पॉपुलेशन कम है इसलिए। यूपी बिहार का है बहुत पीछे है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं इनके पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स है, पहला पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहला पैरामीटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मींस ये क्या है? ये है हमारा हेल्थ, कि कौन कितना जी पा रहा है भाई इस देश में। जीने से क्या लेना देना है? अगर ज्यादा जी रहा है इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन अच्छा है और उसके यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। फिर है एवरेज एजुकेशन लेवल। ये क्या है? हमारा पढ़ाई लिखाई। अभी आपको बताया कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं हम, कि कितने लोग छोड़ दे रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कितने तक लोग पढ़ते हैं। अभी हमारे में करीबन 14 साल तक सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये और बढ़ाने की जरूरत है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मींस चॉइसेस। भाई देखो, ना मां बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात सच है। आपको अगर आपके चॉइसेस बढ़ाने हैं तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना है तो आपको गर्मी लग रही है, आप फैन अफोर्ड कर सकते हो, इस मींस आपके पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, ठीक है। आपको अगर एसी चाहिए तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा? इनकम से। तो हमें चॉइसेस बढ़ाने के लिए पैसे की तो जरूरत है। तो 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड मनी, ठीक है। ये हमारे 3 पैरामीटर थे। अब अप्रोचेस क्या है? बहुत इजी है। पहला अप्रोच था इनकम का, आय पे। ये बहुत पुराना है। सबसे सिंपल बात करते थे कि डेवलप्ड वही है जिसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, वो डेवलप्ड आदमी। क्वालिटी भले ना, ठीक है, वो डेवलप मान। तो ये क्या है? पहला ये। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं आज के टाइम पे, ठीक है। ये इनकम अप्रोच नहीं चला। इनकम अप्रोच में क्या था? इनकम जिसकी ज्यादा वो ज्यादा डेवलपमेंट, बस। दूसरा आया वेलफेयर अप्रोच। इसमें बोला गया कि वेलफेयर करो, एजुकेशन में पैसा डालो, हेल्थ में पैसा डालो, तब किसी चीज की डेवलपमेंट होगी। मतलब हमें क्वालिटी चाहिए भाई, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो फिर उसमें क्या किया हमने? कल्याण की बातें करने लगी। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है वो क्या बात करते हैं? कल्याण की बात करती हैं, और वो क्या है? वेलफेयर अप्रोच। फिर आता है बेसिक नीड अप्रोच, बुनियादी मींस रोटी, कपड़ा, मकान। हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन भी इसमें जोड़ दिया गया।
कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, स्वास्थ्य भी तो होना चाहिए, पानी भी तो अच्छा मिलना चाहिए पीने का, तो उसे कहते हैं बेसिक नीड। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो अपने आप वेलफेयर हो जाएगा, और ये दोनों अपने आप रहेगा तो इनकम भी अपने आप बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आता है कैपेबिलिटी। जैसे अमृत सेन ने कहा था कि एजुकेशन, हेल्थ, पैसा, ये सब आपको किस में बढ़ाता है? कैपेबल बनाता है। ठीक है, आप ही सोचो, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो और अगले दिन आप 2 लाख रुपए कमाने लगे, तो आपकी अपने आप सारी चीजें सुधर जाएंगी। आप अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छी हेल्थ अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छा चॉइसेस ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकते हो। तो इन्होंने किस पे बात किया? कैपेबिलिटी, क्षमता बढ़ाने की बात की लोगों की। स्किल दो इनको, काम करेंगे ये। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 अप्रोच। फिर एक हमारे पड़ोसी देश ने, उन्होंने बोला कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए सर। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? हैप्पीनेस इंडेक्स मींस कि वहां के पॉपुलेशन डेवलपमेंट से कितनी खुश है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, इंडिया में अभी एक न्यूज चल रहा है, अरावली के पहाड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, अंडमान और लक्षद्वीप के जंगलों को काटा जा रहा है, तो वहां की पॉपुलेशन खुश नहीं है। तो वो क्या हुआ? हैप्पीनेस इंडेक्स में कम आ गए। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ क्या हम चल पा रहे हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो भूटान के किंग ने कहा, भूटान किंग ने एक आइडिया दिया कि हमें हैप्पीनेस इंडेक्स बनाना चाहिए 1972 में। और इन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी और पॉपुलेशन को मिला के बनाओ कुछ, तब बढ़िया लगेगा ये। तो इन्होंने बनाया, और अभी इंडिया इसमें कहां पे स्टैंड करती है? इंडिया अभी स्टैंड करती है 116 पोजीशन पे। ठीक है, इंडिया कहां है? 116 पोजीशन पे। और जान के दुख भी होगा कि मात्र 147 कंट्रीज है, मतलब 147 कंट्रीज में इतने बॉटम पे इंडिया खड़ी है। ठीक है, मतलब यहां के लोग, पॉपुलेशन जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे खुश नहीं। ये डाटा ये बताता है। ठीक है, तो ये किसने दिया? भूटान टॉप पे है, ओनली कंट्रीज मेजर करती है, ऑफिशियली यही मेजर करती है और यही सबको बता रही है कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे नहीं खड़े हो। क्या काम है? इन्वायरमेंट को, कल्चर को, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बोलता है जहां लोग खुश नहीं है वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। खुशी सबसे जरूरी है, सेटिस्फैक्शन सबसे जरूरी है। अब आते हैं रैंकिंग पे रियलिटी के। देखिए, मैंने अभी बीच में आपसे बात की कि रियलिटी क्या है? डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन ऑल्सो। तो यही कह रहा है कि श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो इंडिया से बहुत आगे हैं। इनफैक्ट डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो यहाँ की कंट्रीज है, इंडिया से बहुत आगे हैं। क्यों? रियलिटी क्या है? इनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है। पॉपुलेशन बहुत कम है, ये एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस डाटा पे तो ये उतर ही नहीं पा रहे। ठीक है, दूसरा कि सेल्फ इंडिया में भी जो स्टेट्स है, जैसे गोवा आगे है, केरल आगे, उनकी भी पॉपुलेशन कम है। किससे? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान से। तो पॉपुलेशन रियल डाटा है, और ये सही डाटा नहीं बता पा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये है रियलिटी ऑफ रैंकिंग्स। तो हमें ध्यान देना है कि हम बात तो सही कह रहे हैं कि हमें सारे अप्रोचेस को लेके चलना है, बट बात यह है कि क्या हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि क्या वो रैंकिंग सही से बता रही है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि अगर वहां पे 20 करोड़ लोगों का लिया है तो यहां भी 20 करोड़ लोगों का लो, फिर मैच करके देखो ना, तब शायद सेम हो जाए। फिर आता है कि डिवाइड पॉलिसी क्या होता है। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा, महाराष्ट्र में पानी की किल्लत हो गई, दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई, बट हाई राइज बिल्डिंग्स को पानी मिल रहा था, और गरीब लोगों को किस में पानी गया? टैंकर्स में, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, कभी नहीं भी। वो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है पॉलिसी की। मतलब हाई HDI जिसके पास है, वहां पे इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर काफी ज्यादा है, जो भी हाई राइज है, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा है। और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किसमें? सोशल सेक्टर में। तो इससे क्या हो रहा है? इनकी डेवलपमेंट ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है।
और पॉलिसी इनके हिसाब से बन जा रही है। लो एचडीआई में क्या हो रहा है? लो एचडीआई में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिसी उनके लिए नहीं बन पा रही। ठीक है, चुनाव आता है, पॉलिटिकल टर्मोइल आता है, तो बहुत सब लोग इनकी बात करते हैं, लेकिन इनके यहाँ क्या चल रहा है? सिविल वॉर्स। अभी कोई भी कंट्री देख लो जहां पे गरीबी है, जहां पे एचडीआई नीचे है, फॉर एग्जांपल इराक, फॉर एग्जांपल सीरिया, फॉर एग्जांपल केनिया, सब जगह सिविल वॉर चल रहा है। अपने पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां भी हुआ क्या है? एचडीआई नेशंस में लो है। पाकिस्तान एचडीआई नेशन में लो है। पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। और जब वो सिविल वॉर से जूझेंगे तो क्या एजुकेशन दे पाएंगे? जवाब है नहीं। क्या हेल्थ दे पाएंगे? जवाब है नहीं। क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइसेस दे पाएंगे? जवाब है नहीं। तो डेवलपमेंट किसी पॉइंट पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल सिविल वॉर है, और यहां पे बार बार डिजास्टर्स भी आते रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको बताना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है भाई, जीवन स्तर है, शिक्षा है, जीवन प्रतिष्ठा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये ही 3 है हमारे मेन, तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या वर्ल्ड बैंक करता है? नहीं। क्या इकोनॉमिक फोरम? नहीं। क्या यूनाइटेड नेशन? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप यहां पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। ये कब बना? 1944 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं 1 मार्क्स में, बार बार बीपीएससी, स्टेट एग्जामिनेशन, टेट वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे। तो ये कहां पे है? 1971 पे बना जनेवा में। जनेवा कहाँ है? जहां राज को सिमरन मिली थी, वो क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रहेगा। जनेवा कहाँ है? जहां राज को सिमरन मिली थी। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस। ये 1965 में बना। कहां पे? न्यूयॉर्क, जहां स्पाइडरमैन रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूएनसीटीएडी। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट। ये भी है हमारा जनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। और ये कब बना? 1964 में। तो भाई ये देखो 4 ऑप्शंस है, उसमें 12 क्वेश्चन बन गए। तो एमसीक्यूज को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। एमसीक्यूज को आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपको एक टास्क दे देते हैं, आप सबके प्रेसिडेंट खोज के लेके आएंगे। प्रेसिडेंट खोजिए इनके। जब खुद खोजते हैं तो याद ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से क्या सीखे? हम इस टॉपिक से सीखे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू शाह। ठीक है, तब तक के लिए आपका शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद।